अस्सलाम वालेकुम। हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने चैप्टर 2 की 4 एक्सरसाइजेस कर ली हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने वो तमाम कंसेप्ट्स यूज़ करने जो हमने पिछली चारों एक्सरसाइजेस के अंदर सीखे हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास MCQs का क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पास बाकी क्वेश्चन होंगे। तो हम पहले MCQs वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 MCQs हैं, इनको पहले सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम इसके बाकी MCQs को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 1 है, एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट ऑप्शन की गिर्द एक दायरा लगाना है। हमारे पास इसका पहला MCQ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमें इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमें 6 प्लेसेस राइट के ऊपर शिफ्ट करवाना है। तो 6 प्लेसेस राइट के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हुआ पड़ा है ऑप्शन सी के अंदर। कैसे 6 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है, देखिए इसको डेसिमल यहाँ पे था, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस राइट के ऊपर शिफ्ट हो गए। इसका मतलब यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है जी इसका दूसरा क्वेश्चन, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर। इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कितनी प्लेसेस मूव किया है, 1 2 3 4 प्लेसेस मूव किया है, तो 3.4 आएगा इस तरह से, 3.4 ऐसे आएगा। और उसके बाद देखें 10 को हमने पावर कितनी देनी है, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को 4 प्लेसेस मूव किया तो 10 को पावर हमने अब 4 देनी है। लेकिन क्योंकि हमारे पास नंबर था 1 से छोटा, और जब 1 से छोटा नंबर हो जिसको हम चेंज कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो उसके बाद हम 10 को नेगेटिव पावर देते हैं। तो इसलिए हमने 10 को पावर -4 देनी है, क्योंकि 4 प्लेसेस मूव किया है। तो ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन इस नंबर की। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका थर्ड MCQ, बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। हम जानते हैं कि जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस 10 होती है, और जो नेचुरल लॉगरिथम है उसकी बेस e होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ MCQ है, log ऑफ 2⁻³ इज इक्वल टू। अब इसका अगर हमने log कैलकुलेट करें तो उसके लिए आप इसके ऊपर पावर ला अप्लाई करें। पावर को पहले लिखें इस तरह से, और उसके बाद log अप्लाई कर दें आप 2 के ऊपर 2⁻²। और हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास नंबर सेम हो और बेस वही नंबर हो जो कि नंबर है, मतलब दोनों सेम हो, तो उसके बाद इस लॉगरिथम का आंसर 1 आता है, क्योंकि इस बेस को हमें पावर 1 देनी पड़ेगी, उसके बाद ये 2 के बराबर होगी। तो इसीलिए 3 वैसे ही आएगा, और इस लॉगरिथम का जो आंसर है वो 1 आएगा। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर है वो है 3, जो कि ऑप्शन डी के अंदर मौजूद है। तो इस तरह से हमारे पास ये पहले 4 MCQ सॉल्व हो गए। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट MCQs को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास 100 का लॉगरिथम है। हम जानते हैं कि जब लॉगरिथम की बेस नहीं होती तो उस वक्त इसकी बेस 10 होती है। तो 10 को हम कितनी पावर दें तो हमारे पास 100 आता है। 10 को हम पावर जब 2 देते हैं तो फिर हमारे पास आता है 100। इसीलिए 100 का जो कॉमन लॉगरिथम है वो 2 के बराबर है। उसके बाद है हमारे पास अगर 2 का ये लॉगरिथम हो तो उसके बाद 200 का क्या लॉगरिथम होगा। हमने इस तरह के क्वेश्चंस पहले कर लिए हैं। हमारी जो पिछली एक्सरसाइज थी वहाँ पे हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है, जिसके अंदर 2 का हमारे पास जो मेंटीसा है वही मेंटीसा होना है 200 का, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है दोनों का डिफरेंट। 2 का कैरेक्टरिस्टिक 0 है, लेकिन जो 200 है इसका कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 2, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लाना है। 2 प्लेसेस मूव होगा तो 10 को पावर देंगे हम +2, तो वही +2 होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक। मेंटीसा इसका यही होगा। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को जब कंबाइन करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसके लॉगरिथम की वैल्यू। ठीक है, जिसका हमारे पास ये ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास 7th क्वेश्चन, जो 0 का लॉगरिथम है हम जानते हैं कि वो डिफाइंड नहीं होता, उसको हम नहीं फाइंड कर सकते। क्या है 0 का लॉगरिथम, तो इसका जवाब है अनडिफाइंड, कि जो 0 का लॉगरिथम है वो अनडिफाइंड होता है, डी ऑप्शन इसका। उसके बाद हमारे पास इसका 8वां MCQ, यहाँ पे हमने 10,000 का लॉगरिथम बताना है। अगेन हमारे पास बेस मेंशन नहीं की हुई, इसका मतलब यहाँ पे बेस 10 है। तो 10 को हम कितनी पावर दें तो हमारे पास 10,000 आता है। 10 को अगर हम पावर 4 दें तो फिर हमारे पास आता है 10,000, क्योंकि 10 को अगर हम 4 पावर देते हैं तो इसका मतलब है 10 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 10 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 10 जीरोस आएंगी 1 के साथ, यानी कि 10,000 आंसर आएगा। तो इसीलिए 10 का जो लॉगरिथम है बेस 10 के हिसाब से वो 4 है। उसके बाद ये हमारे पास इसका 9th MCQ, log ऑफ 5 + log ऑफ 3 इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे नंबर्स डिफरेंट हैं और इनके लॉग्स हैं, और ये आपस में लॉग्स ऐड हो रहे हैं। 2 लॉग्स उस वक्त ऐड होते हैं सेम बेस वाले। यहाँ पे देखें दोनों की बेस मेंशन नहीं की हुई, इसका मतलब है दोनों की बेस है 10। सेम बेस वाले 2 लॉग्स उस वक्त ऐड होते हैं जब ओरिजिनली लॉग 1 होता है लेकिन नंबर्स हो रहे होते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई करना है। लॉग इसका 1 कर देंगे और नंबर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई। नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 5 3 = 15। तो देखें 15 का लॉग कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है, डी ऑप्शन के अंदर है। तो ये हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका 10वां MCQ। 10वें MCQ के अंदर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, 3⁻⁴ = 81।
उसके बाद पूछा हुआ ये है दिस इन लॉगरिथमिक फॉर्म इज, यानी कि इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी। सबसे पहले आप बेस देखें, बेस क्या है, यहाँ पे बेस 3 है। इसका मतलब है हमारे पास आंसर सिर्फ और सिर्फ वो हो सकता है जिसमें लॉगरिथम की बेस 3 हो, बाकी कोई भी हमारे पास आंसर नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम की बेस 3 है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे बेस 4 है, ये हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे बेस 3 है, ये भी आंसर हो सकता है। और इसमें बेस 4 है, ये हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। MCQs को सॉल्व करने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप सबसे पहले वो ऑप्शंस निकाल दें जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा आंसर हो। यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑप्शंस बी और डी, ये पॉसिबल नहीं थे कि हमारा आंसर बन सकें। सी और ए के दरमियान हमने अब डिसीजन लेना है कि कौन सा आंसर बन सकता है। हम यहाँ पे लॉगरिथम का मतलब देखते हैं, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देख के फिर हम अपना दुरुस्त जवाब हासिल कर लेंगे। यहाँ पे अगर हमने लॉगरिथम फाइंड करने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेल्प से, तो बेस तो हमारे पास 3 होगी और लॉगरिथम हम फाइंड कर रहे होते हैं उस नंबर का जो इस साइड के ऊपर पड़ा होता है, यानी कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है वो लॉगरिथम का आंसर होता है। और इस तरह से हम करते हैं कि हम इस बेस को क्या पावर दें, तो हमारे पास 81 है, यानी कि 81 का अगर हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि 81 हासिल करने के लिए बेस 3 को हम क्या पावर दें, जो पावर होती है वो हमारे पास होता है लॉगरिथम का आंसर। तो देखते हैं कि ये पावर कहाँ पे लॉगरिथम का आंसर है। दो ऑप्शंस हमने सेलेक्ट किए थे, ए और सी। ए के अंदर तो हमारे पास लॉगरिथम का आंसर आ रहा है 81, हालांकि 81 कोई पावर तो नहीं है, लॉगरिथम का आंसर होता है पावर। तो पावर हमारे पास सी के अंदर आंसर है, ठीक है। 4 यहाँ पे आंसर है। इसका क्या मतलब है, 3 को हम पावर 4 दें तो उसके बाद हमारे पास 81 आता है, इस लॉगरिथम का ये मतलब है। तो इसलिए ये वाला हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है लास्ट MCQ, उसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने MCQs को सॉल्व किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हमने इन गिवन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट हमने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है, यानी कि 5 के बाद लगाना है। उसके बाद आप देखें 10 को हमने पावर देनी है। कितनी पावर देनी है, डेसिमल पॉइंट को देखें हमने कितनी प्लेसेस मूव किया है, 1 2 3 4 प्लेसेस मूव किया है। तो 10 को पावर 4 देंगे, लेकिन नंबर हमारे पास था लेस देन 1, या फिर हमने क्योंकि राइट वाली साइड के ऊपर डेसिमल को मूव किया इसीलिए हमने इसको पावर नेगेटिव देनी है, -4। तो ये हमारे पास आ गया 5.67 इंटू 10⁻⁴। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। इसकी साइंटिफिक नोटेशन के लिए अगेन आपको डेसिमल पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट यानी कि 7 के बाद लगाना है। उसके बाद आपने 10 को पावर देनी है। कितनी पावर देंगे, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था 1 2 प्लेसेस इधर लेके आए हैं, तो 10 को पावर देंगे हम 2, और नंबर हमारे पास क्योंकि 1 से ग्रेटर था तो इसीलिए हमने 10 को पॉजिटिव पावर दी है। उसके बाद हमारे पास ये नंबर है। इसके लिए देखिए हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पे लेके आना है। तो उसके लिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पे। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.3 इंटू 10⁻⁻1। अब देखिए हमारे पास जो नंबर था उसके अंदर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेके आना था, 1 प्लेस उसको मूव करना था, लेकिन नंबर था 1 से छोटा, तो इसलिए हमने 1 पावर देनी है 10 को, लेकिन -1 पावर देनी है क्योंकि नंबर 1 से छोटा है। तो हमने यहाँ पे 3.3 लिख दिया और 10 को हमने पावर दे दी -1, लेकिन हमारे पास ये जो पावर है ये भी साथ मौजूद है 10⁻3। इसको भी हमने यहाँ पे अब लिखना है 10⁻3। उसके बाद बेस सेम है तो पावर Z हो जाएंगी, 3.3 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 3 हो जाएगा। पावर Z कर दी हमने, दिस इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻3 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, साइन डिफरेंट है तो माइनस होंगे। 3 में से 1 को माइनस करें तो 2, और जो बड़ा नंबर है वो 3 है, इसका साइन है पॉजिटिव तो 2 के साथ पॉजिटिव आएगा। ये है जी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन इस नंबर की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर इन नंबर्स को डिनोट करना है। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे साइंटिफिक नोटेशन में है, क्योंकि यहाँ पे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में, इनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर चेंज करना है। तो आइए इसको हम चेंज करते हैं। हमारे पास जो पहला पार्ट है इसका सोल्यूशन है हमारे पास 10⁻³ है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट ने अब 3 प्लेसेस मूव करना है। किधर मूव करवाएंगे, पावर पॉजिटिव है तो आप डेसिमल पॉइंट को इधर मूव करवाएंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट में हमें 1 से बड़ा नंबर मिलना है। इधर अगर इसको हम 3 प्लेसेस मूव करवाएं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 2600, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था। 3 प्लेसेस जब मूव करवाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर देखिए हमारे पास 10 की पावर है नेगेटिव। जब नेगेटिव पावर है तो फिर जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका डेसिमल पॉइंट इस साइड के ऊपर मूव करेगा, क्योंकि जब 10 की पावर नेगेटिव है तो हमें नंबर मिलना है 1 से छोटा। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका सोल्यूशन है, इसका आंसर है हमारे पास 0.000
8794। अब देखिए हमारे पास ओरिजिनली डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, नेगेटिव पावर होने की वजह से हमने इसको नेगेटिव साइड के ऊपर यानी कि लेफ्ट साइड के ऊपर डेसिमल पॉइंट को हमने 4 प्लेसेस मूव करवाया। यहाँ से इधर काउंट करें, 1 2 3 4 प्लेसेस हमने इसको मूव करवा दी। उसके बाद इसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है क्योंकि पावर नेगेटिव है तो हम 6 प्लेसेस इसको इस साइड के ऊपर मूव करवाएंगे डेसिमल पॉइंट को। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है, हियर इज सोल्यूशन 0.1 2 3 4 5 जीरोस और 6 आ जाएगा 6th प्लेस के ऊपर। तो आप देखें कितने प्लेसेस डेसिमल मूव हो गया। यहाँ पे था ओरिजिनली तो इधर से मूव हुआ 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हमने मूव करवा दिया डेसिमल को, क्योंकि ऊपर पावर थी -6 तो हमने लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करवाया। तो यहाँ पे हमारे पास पहले 3 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। इन तीनों को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर चेंज करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशंस गिवन है ये लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर है, इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इनको अगर हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि लॉगरिथम की बेस क्या बनने वाली है। तीनों का हम सोल्यूशन इकट्ठा लिखेंगे, हियर इज सोल्यूशन। इस लॉगरिथम की जो बेस है वो 3 बनेगी, इस लॉगरिथम की बेस a बनेगी और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लॉगरिथम होगा इसकी बेस बनेगी 12 क्योंकि 12 की पावर है। ठीक है जी, ये हमारे पास पहला स्टेप है, हमने बेस को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो लॉगरिथम है उसका आंसर क्या होता है। हम जानते हैं कि जो पावर होती है बेस की वो लॉगरिथम का आंसर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम का जो आंसर बनने वाला है वो है 7 क्योंकि 7 पावर में है, और यहाँ पे आंसर बनने वाला है हमारे पास लॉगरिथम का b, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा वो है 2। उसके बाद लॉगरिथम हम फाइंड किसका कर रहे हैं, लॉगरिथम उसका फाइंड कर रहे होते हैं जो हमारे पास आंसर में होता है, यानी कि 3 की जो पावर है उसके आंसर में हमें क्या मिलेगा वो होता है हमारे पास लॉगरिथम के अंदर वाला नंबर, यानी कि जिसका हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं इसका 2187 का। अब देखिए इसका मतलब क्या है लॉगरिथम का। जब मतलब हमें समझ में आ गया तो फिर समझ में आ जाएगा कि हमने ठीक कन्वर्जन की है। मतलब यह है कि 3 को हम 7 पावर देंगे तो हमारे पास 2187 आएगा। यही बात ऊपर लिखी हुई है कि हम 3 को 7 पावर देंगे तो हमारे पास 2187 आएगा। तो यहाँ पे फिर यही आना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास c आएगा, उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये आएगा 144। ठीक है, जिस तरह से हमने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 है, इनके अंदर हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। जब ये हमने चेंज कर लिया तो फिर ये चेंज करना तो और इजी हो गया। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है पहले क्वेश्चन का। यहाँ पे हम 4 को पावर अगर x दें तो हमारे पास 8 आता है। यहाँ पे अगर हम 9 को पावर दे दें 3 तो हमारे पास ये नंबर आएगा 729। उसके बाद इसके सोल्यूशन के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम 4 को पावर 5 दे दें तो हमारे पास आएगा 1024। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास ये तीनों लॉगरिथमिक फॉर्म्स इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं। तो हमारे पास 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज के। इसके बाद हम इसका 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इन तीनों एक्सप्रेशंस में से। पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर, इसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। और हमारे पास बाकी जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा इजी होगा। तो आइए हम पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, यानी कि 9 को अगर हम पावर दे दें 0.5 तो उसके बाद हमारे पास x आता है। ठीक है, उसके बाद 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और जो 0.5 है इसका डेसिमल ख़त्म कर दें, डेसिमल की जगह नीचे 1 और आगे एक डिजिट है तो इसलिए साथ इसके आएगा 1 0, और ये बराबर है x के। ठीक है जी, 3 × 3 का मतलब है 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर यहाँ पे अब 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे 5 और 10 को आप डिवाइड करवा सकते हैं 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10, तो 1/2 यहाँ पे पावर आएगी बाहर और बराबर ये x के। ठीक है जी, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास x है। देखिए x किसके बराबर है, x बराबर है इस टर्म के, तो ये टर्म हम इक्वल के दूसरी साइड पे लिख देते हैं। x हम इक्वल के पहले लिख देते हैं क्योंकि हमने x फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 3⁻², और बाहर इसकी पावर है 1/2। ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से, तो ये 2 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 पावर बचेगी, 3 की पावर 1 यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x है
वो बराबर है 3 के। 3 की पावर 1 का मतलब है 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3 है पहले क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 9 है इसे भी हम 3 की पावर में लिख सकते हैं, और जो 27 है इसे भी हम 3 की पावर में लिख सकते हैं। तो इनकी हम पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 27 है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 9 3s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो यहाँ पे देखें 27 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 1 है ये वैसे ही आएगा। 9 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, और उसके बाद ऊपर यहाँ पे पावर है 3x, और जो 27 है इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद हमारे पास जो 3 है यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 रेज़ टू द पावर 2, और ऊपर हमारे पास पावर है यहाँ पे 3x। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 की पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो 3 की पावर 2 है, इसे अगर आप ऊपर लेके जाएं तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा। और बाहर इसकी पावर है हमारे पास 3x। यहाँ पे अब इक्वल का साइन ना लगाएं, क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसको आप कन्वर्ट कर दें दिस इम्प्लाइज के साइन में, यानी कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसका ये मतलब है। अब इसको हमने इस तरह से चेंज कर दिया, इसको ऊपर ले गए तो पावर नेगेटिव होगी, बाहर 3x है, और 3 की पावर 3 जो है इसे आप वैसे ही रहने दें। ठीक है जी। उसके बाद अंदर एक पावर बाहर है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास ये वाली जो साइड है ये इस तरह से हो जाएगी 3 रेज़ टू द पावर -2, 3s are -6, और यहाँ पे साथ x भी आ जाएगा, और ये बराबर है इसके 3 रेज़ टू द पावर 3 के। अब देखें दोनों साइड्स बराबर हैं और दोनों बेसिस भी बराबर हैं। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब ये दोनों पावर्स भी बराबर हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट -6x इज इक्वल टू 3। ये दोनों जो पावर्स हैं वो आपस में अब बराबर है। यहाँ पे आप -6 से डिवाइड करवा दें, इधर भी और इधर भी। यहाँ से तो -6 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास जो 3 है ये 6 को 2 टाइम्स डिवाइड करेगा, 3 2s are 6, और साथ नेगेटिव भी है। यहाँ पे ऊपर 1 आएगा, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, तो 1/2 आंसर आएगा। लेकिन साथ नेगेटिव भी है तो आंसर में हमें नेगेटिव भी मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा -1/2। तो x यहाँ पे सिर्फ बच गया था, इस साइड के ऊपर सिर्फ -1/2 बच गया, तो हम यहाँ पे अब x की वैल्यू लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है जी। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास जो 32 और 64 है इसको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 64 की हम पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 32 2s are 64, और 16 2s are 32, 8 2s are 16, 4 2s are 8, 2 2s are 4 एंड 1 2s are 2। उसके बाद देखें 64 को हम 2 की कितनी पावर में लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। 64 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 6, और उसके बाद जो 32 है इसको भी देख लें, 1 2 3 4 5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। तो इनको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 रेज़ टू द पावर 5, ऊपर यहाँ पे पावर है 2x इज इक्वल टू जो 64 है इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 6। जो ये हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 5 है इसे हम ऊपर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर -5, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऊपर पावर है 2x, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6। उसके बाद ये अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट 2 रेज़ टू द पावर -10x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 6। अब देखें अगेन जो यहाँ पे सिचुएशन थी यहाँ पे वही सिचुएशन यहाँ पे हो गई है। दोनों साइड्स बराबर हैं और दोनों बेसिस भी बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों पावर्स भी बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट जो -10x है ये बराबर है 6 के। उसके बाद आप -10 से इधर भी डिवाइड करवा दें और इधर भी डिवाइड करवा दें, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 वाले टेबल से आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 3 टाइम्स और इसको 5 टाइम्स। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से x बचेगा, और उसके बाद यहाँ पे एक माइनस है वो भी बच जाएगा और 3 आ जाएगा, और उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये है जी हमारे पास x की वैल्यू। इस तरह से हमने इन तीनों पार्ट्स के अंदर x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने क्वेश्चन 7 को सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे हमने लॉगरिथम के लॉज यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने एक्सरसाइज 2.4 के अंदर एक्सटेंसिवली यूज़ किए थे, और एक्सरसाइज 2.4 से पहले हमने उनको प्रूव भी किया था। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है।
राइट एज सिंगल लॉगरिथम। हमारे पास ये जो नीचे तीन एक्सप्रेशंस हैं इनको हमने एक सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप जो है वो ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्ट में नंबर लिखे होते हैं हमने इनको अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर लिखना होता है। ओरिजिनल पोजीशन ये है कि पावर लॉ को यूज़ करते हुए हम इस नंबर को इसकी पावर में ले जाएंगे और 7 को हम इस x की पावर में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है, log ऑफ x रेज टू द पावर 7 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस वैसे ही रहेगा और उसके बाद ये हो जाएगा log ऑफ y स्क्वायर और उसके बाद ये जो 3 है ये अब y स्क्वायर की पावर में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा log ऑफ x रेज टू द पावर 7 माइनस log ऑफ y रेज टू द पावर, ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे तो हमने पावर लॉ यूज़ किया था स्टार्ट में, पावर लॉ को यूज़ करते हुए जो स्टार्ट वाले नंबर्स थे वो हम पावर के अंदर ले गए थे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कोशेंट लॉ यूज़ हो रहा है। लॉगरिथम्स दो हैं, दोनों लॉगरिथम्स की जो बेस है वो सेम है, बेस मेंशन नहीं है, इसका मतलब है बेस 10 है और दरमियान में है माइनस। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनली लॉगरिथम एक था और नंबर्स डिवाइड हो रहे थे। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, लॉगरिथम एक लिख दें और इन दोनों को आप डिवाइड करवा दें, x रेज टू द पावर 7 ओवर y रेज टू द पावर 6। तो ये है जी हमारे पास आंसर। ये देखिए अब सिंगल लॉगरिथम हो गया है, एक ही लॉगरिथम है और बाकी जो कुछ भी है वो इस लॉगरिथम के अंदर है। यही काम हमने करना है इन दोनों पार्ट्स के अंदर। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप अगेन हमारे पास यही होगा कि ये जो हमारे पास लॉगरिथम के स्टार्ट में नंबर है इसको हमने इसकी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर यानी कि 4 की पावर में लिखना है। ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ 4 रेज टू द पावर 3 माइनस log ऑफ 32, ये वैसे ही आ जाएगा। 4 रेज टू द पावर 3 का मतलब ये है कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाता है 4 4s आर 16 एंड 16 4s आर 64। तो यहाँ पे हमारे पास 64 आएगा। दिस इज log ऑफ 64 माइनस log ऑफ 32। अब यहाँ पे अगेन कोशेंट लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉगरिथम जो है उसकी बेस सेम है और दरमियान में माइनस है। तो इसका मतलब यह है कि ओरिजिनली लॉगरिथम एक है और नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू log जो 64 है ये ऊपर आ जाएगा और माइनस जिसके साथ है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 32 2s आर 64, तो सिर्फ 2 आएगा लॉगरिथम के अंदर। तो आंसर है हमारे पास log ऑफ 2। ठीक है, ये हमारे पास हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास देखें यहाँ पे 1/3 है। सबसे पहले हमने इस 1/3 को यहाँ से ख़त्म करना है। उसके लिए हमें ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको 8 की भी पावर में ले जाएंगे और 27 की भी पावर में ले जाएंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हेयर इज़ आवर सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए हम इस 8 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 क्योंकि 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 1/3 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। और यहाँ पे बेस देखें बेस 5 है, बेस यहाँ पे अब लाजमी लिखनी है। और 8 जो है इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास प्लस, यहाँ पे भी 1/3 ने मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद है हमारे पास log और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बेस 5 और 27 को भी हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 क्योंकि 3 3s आर 9 एंड 9 3s आर 27। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 रेज टू द पावर 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो है माइनस log 3 टू द बेस 5, इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, माइनस log 3 टू द बेस 5, ये वैसे ही आ गया। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास जो 1/3 है इसको हमने इसकी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर लिखना है, यानी कि इस नंबर की पावर में, इधर भी इस नंबर की पावर में लिखेंगे। यहाँ पे हम पावर लॉ अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू log ऑफ 2 रेज टू द पावर 3, इसकी पावर बाहर आ जाएगी 1/3 और बेस यहाँ पे है 5। उसके बाद है प्लस log ऑफ 3 रेज टू द पावर 3 बेस 5 और ऊपर इसकी पावर आ जाएगी 1/3। उसके बाद ये हमारे पास माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 5। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी इधर कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ log ऑफ 2 रह जाएगा बेस 5 प्लस यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 3 रह जाएगा और बेस हमारे पास 5 है। उसके बाद है माइनस, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ log ऑफ 3 और बेस है हमारे पास 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉग्स जो है उनकी बेसिस सेम है, दरमियान में प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे इस लॉगरिथम को 1 बना दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस log ऑफ 3
टू दी बेस 5। उसके बाद देखिए लॉग्स जो है उनकी बेसिस सेम है, दरमियान में माइनस है, इसका मतलब ये है कि लॉग 1 हो जाएगा और नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे हमने क्वोशंट लॉ अप्लाई करना है। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6/3 और लॉग की जो बेस है वो यहाँ पे 5 है। दिस इज इक्वल टू लॉग टू दी बेस 5, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 2s are 6, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा लॉग के अंदर। तो ये है जी हमारे पास इसकी ऐसी फॉर्म जो कि सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में है, हमने इसको इसी तरह से डिनोट करना था। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने लॉगरिथम के वो लॉज यूज़ किए हैं जो हमने एक्सरसाइज 2.4 से पहले प्रूव भी किए थे और हमने एक्सरसाइज 2.4 के अंदर उनको इन डिटेल यूज़ भी किया था। तो इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे हमने लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करके इन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करना है जो कि सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखी हुई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने एक्सपेंडेड एक्सप्रेशंस को सिंगल लॉगरिथम में लिखना था, यहाँ पे हमने उससे अपोजिट काम करना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है, यहाँ पे हमें ये बताया हुआ एक्सपेंड यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं पहले पार्ट को। हियर इज अवर सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, यानी कि इन तीनों के लॉगरिथम्स अलग होंगे और दरमियान में प्लस आएगा। तो सबसे पहले एक्स का लॉगरिथम आएगा प्लस, उसके बाद हमारे पास वाई का लॉगरिथम आएगा, उसके बाद प्लस, और उसके बाद हमारे पास इसका लॉगरिथम आएगा z⁻6 का। उसके बाद यहाँ पे तो देखिए हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे हमने अब अप्लाई करना है पावर लॉ। यहाँ पे आप बेशक ब्रैकेट में आगे लिख दीजिएगा कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, बल्कि लिखना ज़रूरी भी है। आपने जब इस तरह से इसको एक्सपेंड करना है तो ब्रैकेट में लिखना है हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, या फिर सिर्फ प्रोडक्ट लॉ लिख के ब्रैकेट लगा दीजिएगा उसकी दोनों तरफ। उसके बाद आपने अगला जब स्टेप करना है तो वो आपने इसके नीचे करना है। एक इक्वल का साइन यहाँ पे आएगा, नीचे जो स्टेप होगा उसका इक्वल का साइन इस इक्वल के साइन के नीचे आएगा, फिर आपने वो स्टेप नीचे लिखना है। तो मैं यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वैसे ही आएगा प्लस लॉग ऑफ वाई, ये भी वैसे ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने अब पावर लॉ अप्लाई करना है, इस पावर को हमने पहले लिखना है लॉग से, प्लस 6 पहले आ जाएगा और यहाँ पे लॉग आ जाएगा z का। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि सबसे पहले हमने इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो लॉग आ जाएगा, बेस 3 आ जाएगी। वैसे ही इस रेडिकल की जगह एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी लिखनी है। यहाँ पे इंडेक्स 6 है तो यहाँ पे पावर आएगी 1/6। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर है m⁻5 n⁻3। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमने पावर लॉ यूज करना है, उसके लिए 1/6 लॉगरिथम से पहले आ जाएगा, और लॉगरिथम इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए लॉगरिथम 1 है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसके बाद आप इनको अलग-अलग करेंगे इनके लॉगरिथम्स को, और दरमियान में आप लगाएंगे प्लस। जब देखें आप इस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि आप पावर को स्टार्ट में लिखेंगे, तो उस वक्त आप ब्रैकेट में आगे लिखेंगे कि हमने यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई किया है। उसके बाद अगला स्टेप आप इससे नीचे लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करने लगे हैं। तो उसके लिए आप 1/6 को वैसे ही लिखें पहले, और इनका क्योंकि प्रोडक्ट है तो इनके लॉगरिथम्स अलग होंगे और दरमियान में प्लस आ जाएगा। यहां पे हमने अप्लाई किया प्रोडक्ट लॉ, तो आपने इसके आगे ब्रैकेट में लिखना है प्रोडक्ट लॉ। उसके बाद यहां पे अगेन हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम इसकी जो पावर 5 है इसको लॉगरिथम से पहले लिखेंगे, इसकी पावर 3 को हम इस लॉगरिथम से पहले लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/6 वैसे ही आएगा, 5 पावर पहले, उसके बाद लॉग आ जाएगा m का, प्लस इसकी 3 पावर पहले आ जाएगी और फिर इसका लॉग आ जाएगा। तो ये है जी हमारे पास आंसर हमारे सेकंड पार्ट का। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इस रेडिकल को यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो इसकी जो पावर है वो हो जाएगी 1/2। जब स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो फिर हम पावर लगाते हैं उसकी जगह पे 1/2। तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3, क्योंकि 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आता है, और यहाँ पे हमारे पास x⁻3 ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इस सारे की पावर है 1/2। उसके बाद इन दोनों की पावर हम एक कर सकते हैं क्योंकि पावर सेम है। ये आ जाएगा log ऑफ 2x, पावर आ जाएगी यहाँ पे 3, और इस सारे की अगेन जो पावर है वो है 1/2।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये काम करते हैं कि 2x को तो हम नीचे वैसे ही लिखते हैं और ये जो अंदर वाली पावर है इसको हम बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 को जब आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है जी। उसके बाद आप पावर लॉ अप्लाई करेंगे, 3/2 पहले आ जाएगा और log ऑफ 2x बाद में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप आगे ब्रैकेट में लिखेंगे पावर लॉ, क्योंकि हमने यहाँ पे पावर लॉ यूज़ किया। उसके बाद अगला स्टेप आप इसके नीचे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपने इस तरह से लिखना है पावर लॉ। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने इससे नीचे लिखना है, यहाँ पे 3/2 वैसे ही आएगा। और उसके बाद देखें नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉगरिथम इनका सेम है, तो उसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट है तो इनके लॉगरिथम्स अलहदा कर देंगे। 2 का लॉगरिथम अलहदा और x का लॉगरिथम अलहदा और दरमियान में प्लस। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्म से, जहाँ पे सिंगल लॉगरिथम था, इस फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉ यूज़ हुआ है वो आगे लिख देते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्रोडक्ट लॉ। ठीक है जी। प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट था, फिर हमने इसको एक्सपेंड किया है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी एक्सपेंड हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है बाय यूजिंग द टेबल ऑफ लॉगरिथम। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। यहाँ पे हमने लॉगरिथम टेबल की हेल्प से वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे बेसिकली हमने लॉगरिथम्स भी फाइंड करने हैं और एंटी लॉगरिथम्स भी फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे दोनों टेबल्स यूज होंगे, लॉगरिथम का भी और एंटी लॉगरिथम का भी। इस तरह के क्वेश्चंस वैसे हम एक्सरसाइज 2.4 के अंदर इन डिटेल कर चुके हैं, वहाँ पे हमने काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इस तरह के सॉल्व किए हैं, तो ये उनसे काफ़ी इजी हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम इस एक्सप्रेशन को x के बराबर फर्ज करते हैं। तो हमने सबसे पहले फर्ज कर लिया लेट x इज इक्वल टू दिस वन। उसके बाद इस रेडिकल को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इंडेक्स 3 था तो हमने पावर 1/3 लगा दी। उसके बाद हमने दोनों साइड्स के ऊपर अप्लाई कर दिया लॉगरिथम, यहाँ भी और यहाँ भी। लॉग ऑफ x वैसे ही आ गया, जो पावर है वो पावर लॉ के अकॉर्डिंग लॉगरिथम से पहले आ जाती है तो पहले लिख दी। उसके बाद हमने ये लॉगरिथम फाइंड कर लिया लॉगरिथम के टेबल से। यहाँ पे देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस इधर है, और हमने मेंटीसा कैलकुलेट किया तो ये आया, फिर हमने दोनों को कंबाइन किया तो ये हमारे पास है लॉगरिथम इसका। उसके बाद हमने जब कैलकुलेटर के अंदर इस नंबर को 3 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास फिर ये आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि x का लॉगरिथम है ये, लेकिन हमें x का लॉगरिथम नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए तो ये है x के बराबर, तो हमें दर हकीकत x की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ से लॉगरिथम ख़त्म करना था, तो हमने फिर दोनों साइड्स के ऊपर अप्लाई कर दिया एंटी लॉगरिथम। उसके बाद x के लॉगरिथम के साथ एंटी लॉगरिथम ख़त्म हो गया और x हमारे पास वैसे ही आ गया। तो हमारे पास अब x बराबर है एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। तो हमने अब इस नंबर का एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। एंटी लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलहदा करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक 0 है और ये हमारे पास मेंटीसा है, हमने इन दोनों को अलहदा कर दिया। दूसरे स्टेप के अंदर हम मेंटीसा की टेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, टेबल वैल्यू ऑफ मेंटीसा। इस तरह से टेबल वैल्यू कैलकुलेट की है कि 0.61 को हमने 1 के कॉलम में देखा और 4 का मीन डिफरेंस देखा, फिर दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। ये साइन हम लगाते हैं रेफरेंस पोजीशन के लिए कि हमारे पास यहाँ पे है रेफरेंस पोजीशन, डेसिमल पॉइंट ओरिजिनली यहाँ पे होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप्स हो गए। पहले स्टेप के अंदर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलहदा किया, दूसरे स्टेप के अंदर हमने मेंटीसा की टेबल वैल्यू कैलकुलेट की, और तीसरे स्टेप के अंदर हम एंटी लॉगरिथम फाइंड कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई करके इस टेबल वैल्यू के ऊपर। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसका मतलब ये है कि हमने डेसिमल पॉइंट को अपनी रेफरेंस पोजीशन से आगे पीछे नहीं करना। तो हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को अपनी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर ही लिखा है 4 के बाद, और ये हमारे पास असल में आ गया एंटी लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर। अब देखिए इस नंबर का एंटी लॉगरिथम किसके बराबर है, वो बराबर है x के। तो इसीलिए ये जो एंटी लॉगरिथम है इसकी वैल्यू असल में x की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू दिस वन। और उसके बाद x देखें किसके बराबर है, x बराबर है इस एक्सप्रेशन के जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी। तो इसीलिए x की जो वैल्यू है वही वैल्यू इस एक्सप्रेशन की है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट इस एक्सप्रेशन की हमारे पास ये वैल्यू है। तो इस तरह से आपने लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों को यूज़ करके इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे भी हमने सेम टू सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर अप्लाई किया था।
तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने इसको x के बराबर फर्ज करना है, उसके बाद हमने दोनों साइड्स के ऊपर इस तरह से लॉगरिथम अप्लाई करना है। log ऑफ x वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दिया, तो दोनों के लॉगरिथम्स अलहदा करके हमने दरमियान में प्लस लगा दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट में आगे लिखना है कि हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया है। उसके बाद दोनों लॉगरिथम्स की हमने वैल्यूज फाइंड की हैं लॉगरिथम के टेबल से, जो कि हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। उसके बाद log x यहाँ पे वैसे ही आ रहा है, साथ इधर भी log x, इन दोनों की वैल्यूज को हमने अब उसके बाद ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई log ऑफ x की, लेकिन हमें log x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x की। तो उसके लिए log x ख़त्म करना है। log ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स के ऊपर एंटी लॉग लगाना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे एंटी लॉग लगा दें दोनों साइड्स के ऊपर, यहाँ पे एंटी लॉग और log ख़त्म हो जाएंगे तो सिर्फ x रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग वैसे ही आ जाएगा। तो हमने अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका एंटी लॉग फाइंड करना है इस नंबर का। तो एंटी लॉग फाइंड करने में हमारे पास जो स्टेप्स यूज होते हैं वो टोटल 3 है, जो हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर यूज करते आ रहे हैं। पहले स्टेप के अंदर हम इस नंबर में से कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलहदा करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 3 है और मेंटीसा यहाँ पे ये है। और उसके बाद हम दूसरे स्टेप के अंदर टेबल वैल्यू फाइंड करते हैं और तीसरे स्टेप के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक को टेबल वैल्यू के ऊपर अप्लाई करके एंटी लॉग फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टेबल वैल्यू है मेंटीसा की वो ये है। हमने यहाँ पे 0.5 को 4 के कॉलम में देखा है और हमने यहाँ पे 3 का मेन डिफरेंस देखना है। देखें, आपने यहाँ पे ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपने 54 को 3 के कॉलम में नहीं देखना एंटी लॉगरिथम के टेबल में। जब हम मेंटीसा की टेबल वैल्यू देखते हैं तो हम एंटी लॉगरिथम का टेबल यूज़ करते हैं, और एंटी लॉगरिथम के टेबल में आपने 0.05 की वैल्यू देखनी है 4 के कॉलम में, और आपने 0.05 के सामने ही 3 का मीन डिफरेंस देखना है। तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो ये होगी 1133। ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है कि डेसिमल पॉइंट ओरिजिनली यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हमने इस टेबल वैल्यू के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई करके एंटी लॉग फाइंड कर लेना है। तो देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो हमने इस डेसिमल पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन से 3 प्लेसेस इधर राइट के ऊपर शिफ्ट करवाना है। 3 प्लेसेस अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा दें तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इसको हम लिखते नहीं है, तो 1133 हमारे पास आंसर आ जाएगा इस एंटी लॉग का। तो देखिए ये जो एंटी लॉग इस नंबर का ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है x के। x बराबर है ना इसके एंटी लॉग के, तो इस एंटी लॉग की हमारे पास क्योंकि ये वैल्यू आ गई तो अब आप x को इस नंबर के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया x = 1133। और देखिए x हमारे पास किसके बराबर है, स्टार्ट में हमने x उस एक्सप्रेशन के बराबर फर्ज किया था जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो x की हमारे पास अगर वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये है कि यही वैल्यू हमारे पास उस एक्सप्रेशन की वैल्यू है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आगे हम लिख सकते हैं as x = 1133 this implies that our required expression is equal to 1133। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसका थर्ड और लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। यहाँ पे भी हमने सेम वही काम करना है। सबसे पहले हमने इस एक्सप्रेशन को जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है x के बराबर फर्ज करेंगे। तो x के बराबर यहाँ पे हमने इसको फर्ज कर दिया। उसके बाद हम दोनों साइड्स के ऊपर लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। x का भी लॉग आ गया, इस एक्सप्रेशन का भी लॉग आ गया। x का लॉग वैसे ही आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन के लॉग के ऊपर हम अप्लाई करेंगे अब प्रोडक्ट लॉ और कोशेंट लॉ। प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करके जो ऊपर हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं इन दोनों को हम प्लस में लिख देंगे, और उसके बाद जो नीचे हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं कोशेंट के अंदर इन दोनों को हम यहाँ पे माइनस में लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद दोनों को ऊपर वाले दोनों को प्लस में लिखने के बाद नीचे वाले दोनों को माइनस में लिखने के बाद हम इनके लॉगरिथम्स भी अलग कर देंगे। उसके बाद इनके जो चारों लॉगरिथम्स हैं इनकी वैल्यूज़ हम टेबल से देखेंगे, और किस तरह से ये फाइंड करते हैं हम लॉगरिथम की वैल्यूज़ टेबल से, ये हमने पिछले एक एक्सरसाइज के अंदर देख लिया है कि हम कैसे टेबल को यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर बना के भी समझा दिया था कि किस तरह से आपने टेबल से वैल्यूज़ देखनी है। इन चारों लॉगरिथम्स की वैल्यूज़ जब हम टेबल से फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी। इन चारों की हमने यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे log x आएगा। जब इन चारों को हम सॉल्व करेंगे यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर आंसर में से ये माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से फिर इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो log x है वो इस नंबर के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हमें log x नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, ये x के बराबर है तो हमें इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए log को ख़त्म करना है। log को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स के ऊपर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, इधर भी एंटी लॉग और उधर भी एंटी लॉग। ये एंटी लॉग के साथ लॉग खत्म हो जाएगा तो सिर्फ x बच जाएगा, ये एंटी लॉग वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने इस एंटी लॉग को कैलकुलेट करना है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये हम पहले देख चुके हैं काफ़ी बार, पिछले भी दोनों पार्ट्स के अंदर हमने यही देखा है कि एंटी लॉग को फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स होते हैं।
पहले स्टेप के अंदर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अलग करना है, दूसरे स्टेप के अंदर आपने मेंटिसा की टेबल वैल्यू फाइंड करनी है, और तीसरे स्टेप के अंदर आपने मेंटिसा की टेबल वैल्यू के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई करके एंटी लॉग फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 है ये वाला, और ये हमारे पास है मेंटिसा। उसके बाद हमने इस मेंटिसा की वैल्यू टेबल से देखनी है, एंटी लॉग के टेबल से। देखें, जब आपने एंटी लॉग फाइंड करने तो आपने मेंटिसा की जो टेबल वैल्यू है ये आपने एंटी लॉग के टेबल से देखनी है। एंटी लॉग के टेबल से कैसे देखेंगे, 0.38 को आप 0 के कॉलम में देखेंगे और 3 का मीन डिफरेंस देखेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 2401। उसके बाद ये यहाँ पे है इसकी रेफरेंस पोजीशन की, ओरिजिनली डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने एंटी लॉग फाइंड करना है इस टेबल वैल्यू के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई करके। देखें, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 1, तो इस 1 को जब हम इस टेबल वैल्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस राइट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 4 के बाद आएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंटी लॉग है वो कैलकुलेट हो गया है। देखिए, इस नंबर का एंटी लॉग किसके बराबर है, वो यहाँ पे बराबर है x के। तो इस एंटी लॉग की जो वैल्यू है वो असल में अब x की वैल्यू है। यही चीज़ आगे हमने अब लिख दी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। और ये देखें कि x किसके बराबर, ये स्टार्ट में x लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन के बराबर है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की जो वैल्यू है वो असल में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमारी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई जो कि है 24.01। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इस रिव्यू एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से हमने सॉल्व करना है जैसे हमने एक्सरसाइज 2.4 के आखिरी 3 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। यहाँ पे भी हमारे पास स्टेटमेंट इसकी काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसके सोल्यूशन में कुछ नहीं है, सोल्यूशन इसका काफ़ी सिंपल सा है। तो हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, इन ईयर 2016 पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 22 मिलियंस। 2016 के अंदर एक शहर की जो पॉपुलेशन है वो 22 मिलियन थी, एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। और ये सालाना 2.5% के हिसाब से बढ़ रही थी 2016 के बाद। यानी कि 2016 के अंदर ये 22 मिलियन थी और 2016 के बाद ये 2.5% सालाना के हिसाब से ये बढ़ रही थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द फंक्शन p ऑफ t इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेज टू द पावर t गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस। ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है p ऑफ t, ये फंक्शन हमें मिलियंस के अंदर पॉपुलेशन देता है। किस तरह से देता है पॉपुलेशन, t ईयर्स आफ्टर 2016, यानी कि 2016 के बाद जो t साल हैं उनके लिए हमें ये मिलियंस के अंदर पॉपुलेशन देता है। किस तरह से देता है मिलियंस के अंदर पॉपुलेशन, टी ईयर्स का क्या मतलब है, टी का मतलब है कोई नंबर। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब है आप 2016 से 1 साल बाद पॉपुलेशन मिलियंस में कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 22 लिखा हुआ है जो कि 2016 में पॉपुलेशन थी, तो यहाँ पे उन्होंने 22 मिलियन नहीं लिखा है, इसके साथ उन्होंने मिलियंस की जीरोज नहीं लगाई, सिर्फ 22 ही लिखा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो नंबर आएगा वो मिलियंस में होगा। अगर हमारे पास 1 आएगा तो वो 1 मिलियन होगा, 2 होगा तो वो 2 मिलियन होगा, 3 होगा तो वो 3 मिलियन होगा। हम बात कर रहे थे कि हमने यहाँ से अब पॉपुलेशन कैलकुलेट कैसे करनी है 2016 के बाद, वो इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि अगर हम 2016 के 1 साल बाद पॉपुलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिंपली टी की जगह 1 पुट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 2016 से 1 साल बाद हमारे पास रिक्वायर्ड पॉपुलेशन होगी। अगर हमने 2016 के 3 साल के बाद पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए यहाँ पे हम t की वैल्यू 3 पुट करेंगे। जो यहाँ पे पॉपुलेशन आएगी हमारे पास आंसर में वो 2016 से 3 साल बाद पॉपुलेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फार्मूला है या फिर ये जो फंक्शन है ये मिलियंस में पॉपुलेशन देता है। हमने अब करना क्या है वो उन्होंने हमें यहाँ पे बताया। अब यहाँ तक तो हमने स्टेटमेंट समझी कि 2016 के अंदर पॉपुलेशन थी 22 मिलियन और हर साल इस रेट के ऊपर पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और 2016 के बाद अगर किसी 1 साल के अंदर या फिर 2016 के बाद कुछ सालों के बाद यानी कि 2 साल के बाद, 3 के बाद या 4 के बाद हमने अगर पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है तो फिर हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। इसमें हमने टी की वैल्यू यानी कि साल डालने हैं, 2 साल के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं या 3 के बाद कर रहे हैं, 4 के बाद, उसके बाद हमें मिलियंस के अंदर पॉपुलेशन मिल जाएगी। हमने अब करना ये है यूज़ द मॉडल। अब मॉडल यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसे मॉडल कहते हैं। मॉडल इसलिए है कि ये मॉडल हमें पॉपुलेशन दे रहा है, इसलिए इसको मॉडल कह रहे हैं। यूज़ द मॉडल टू डिटरमिन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। अब आप इस मॉडल को यूज़ करें और ये बताएं कि जो पॉपुलेशन है वो किस साल 35 मिलियन को पहुंच जाएगी। देखिए यहाँ पे उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने सालों के बाद ये 35 मिलियन पे पहुंचेगी, उन्होंने ये पूछा है कि किस साल के अंदर ये 35 मिलियन के ऊपर पहुंचेगी।
किस साल का मतलब ये है कि क्या ये 2020 में पहुंचेगी, 2025 में पहुंचेगी या 2030 में पहुंचेगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बच्चे गलती ये कर सकते हैं कि वो सिर्फ साल ही निकाल के बता दें कि कितने सालों के बाद हमारे पास पॉपुलेशन हो जाएगी 35 मिलियन। उन्होंने हमसे सालों की गिनती नहीं पूछी, उन्होंने हमसे एग्जैक्ट ईयर पूछा कि किस साल के अंदर पॉपुलेशन होगी 35 मिलियन। उसके बाद आगे वो कहते हैं राउंड द आंसर टू दी नियरेस्ट ईयर, जो करीब तरीन साल है उसके ऊपर आपने अपने आंसर को राउंड ऑफ करना है। देखिए हमने यहाँ पे करना सिंपली ये है कि हमने यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इसकी जगह हमने 35 पुट कर देना है, यानी कि 35 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से फिर हमें ये मिलेगा कि इतने सालों के बाद पॉपुलेशन हो रही है 35 मिलियन। फिर वो जो सालों की गिनती हमारे पास आएगी उस सालों की गिनती को हम ऐड कर देंगे 2016 के अंदर, तो हम ये फिर कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे कि 2016 के कितने साल के बाद, यानी कि कौन से साल के अंदर पॉपुलेशन पहुंच गई है 35 मिलियन के ऊपर। जब यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो उससे तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि 35 मिलियन पॉपुलेशन कितने सालों के बाद 2016 के बाद हो रही है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन 35 मिलियन हो रही है, जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी 19 साल के बाद, तो फिर ये हमारा आंसर नहीं है। 19 साल के बाद तो वो 35 मिलियन हो रही है, लेकिन 19 साल जब गुजर जाएंगे तो फिर साल बनता कौन सा होगा, वो साल बनता होगा 2035। तो हमने 2035 कैलकुलेट करके दिखाना है कि 2035 के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन होगी। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने वो चीज़ें लिखनी है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हमें वो मॉडल गिवन है या फिर वो फंक्शन गिवन है जो हमें पॉपुलेशन दे रहा है। ये हमें फंक्शन पॉपुलेशन दे रहा है और हमें पॉपुलेशन की वैल्यू उन्होंने बता दिया कि पॉपुलेशन 35 मिलियन है, और अब ये बताएं कि कितने टाइम के बाद वो 35 मिलियन हो रही है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं पी ऑफ टी की जगह 35। अब देखिए यहाँ पे हमने जो 22 है इसके साथ मिलियन की जीरोज नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे जो पी ऑफ टी है इसके बारे में वैसे भी उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलती है वो पॉपुलेशन मिलती है मिलियंस के अंदर, यानी कि 1 अगर यहाँ पे होगा तो 1 मिलियन, 2 होगा तो 2 मिलियन, साथ उसके जीरोज नहीं होगी। यहाँ पे भी हमारे पास जो पी ऑफ टी है ये 35, इसका मतलब है 35 मिलियन। अब यहाँ पे पी ऑफ टी की जगह हमने 35 पुट किया, ये साइड वैसे ही है। उसके बाद हमने 22 को इधर डिवाइड करवा दिया 35 के ऊपर। तो उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे अप्लाई करना है लॉगरिथम। यहाँ पे अगेन हमारे पास लॉगरिथम का यूज़ आ रहा है। तो देखिए लॉगरिथम अगर आप दोनों साइड्स के ऊपर अप्लाई कर दें तो नंबर्स दोनों डिवाइड हो रहे हैं। लॉगरिथम एक, इसका मतलब यहाँ पे कोशेंट लॉ अप्लाई हो रहा है। तो उसके बाद आप ये करें कि कोशेंट लॉ अप्लाई करके दोनों के लॉगरिथम्स अलहदा करें, और उसके बाद दरमियान में आप माइनस लगा दें इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप पावर लॉ अप्लाई करें और पावर टी को स्टार्ट में ले आएं इधर। उसके बाद इन दोनों लॉगरिथम्स की हमने वैल्यू लिखी है, यहाँ पे ये आ गई। इस लॉगरिथम की हमारे पास वैल्यू टी के साथ आ गई। इन दोनों को माइनस करके हमारे पास ये आंसर आ गया, और टी के साथ वाला जो आंसर है लॉगरिथम का वो हमने वैसे एज इट इज लिख दिया। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर जो ये हमारे पास नंबर लिखा हुआ है टी के साथ वाले, इसको हमने डिवाइड करवा देना है इस नंबर के ऊपर इस तरह से। तो उसके बाद हमारे पास जो ये दोनों नंबर्स है डिवाइड होकर हमें ये आंसर देंगे। कैलकुलेटर के ऊपर हम इनके डिवीजन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टी है इसकी वैल्यू आ गई है 18.85। अब देखें टी है क्या, टी हमारे पास है साल, कि कितने सालों के बाद हमारी पॉपुलेशन जो 35 मिलियन हो रही है। तो टी हमारे पास जो साल है वो आ गए हैं 18.85। उन्होंने हमें कहा है कि आपने राउंड करना है अपने आंसर को नियरेस्ट ईयर के ऊपर। तो देखिए अब 18.85 के करीब तरीन कौन सा साल है, इसके करीब तरीन साल जो है वो 18 नहीं बनता, वो बनता है 19, क्योंकि ये जो 0.85 है ये 1 के ज़्यादा क्लोज है बजाय 0 के, या फिर 18.85 19 के ज़्यादा क्लोज है, 18 के ये कम क्लोज है, इसलिए हम इसको 19 ही लिखते हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया टी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19 ईयर्स, यानी कि वो टाइम जिस टाइम के अंदर पॉपुलेशन 35 मिलियन हो रही है वो टाइम है तकरीबन 19 साल। तो इसीलिए हमने अब ये देखना है कि 2016 के बाद 19 साल किस साल में जाके बनते हैं, क्योंकि सवाल में उन्होंने ये पूछा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये बताएं कि किस साल के अंदर, इन विच ईयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, कि किस साल के अंदर पॉपुलेशन 35 मिलियन को पहुंचेगी। उन्होंने ये नहीं पूछा है कितने साल के बाद। अगर ये पूछते हैं कितने साल के बाद तो फिर यहाँ पे लिखा होता है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन को पहुंचेगी। यहाँ पे उन्होंने पूछा है किस साल के अंदर पहुंचेगी, इसलिए हमने वो साल यहाँ पे बताना है। एक तो हमने फाइंड कर लिया कि 2016 के बाद 19 सालों बाद पॉपुलेशन पहुंचेगी 35 मिलियन। तो उसके बाद ये फाइंड करने के लिए कि 2016 के बाद किस साल के अंदर पॉपुलेशन 35 मिलियन हुई है, हम 2016 के अंदर 19 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि 19 साल के बाद हुई है 35 मिलियन। तो 2016 के बाद 19 साल के बाद कौन सा साल बनता है, ये कैलकुलेट करने के लिए 2016 में 19 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसीलिए लिखा है 19 ईयर्स आफ्टर 2016 इज इक्वल टू 2016 प्लस 19 इज इक्वल टू
2035, ये आ गया 2035। इसका मतलब ये है कि 2035 के अंदर पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है हेंस पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियंस इन द ईयर 2035। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई है। हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 के अंदर अपने सेकंड चैप्टर का, जिसके अंदर हमने लॉगरिथम को स्टडी किया है, कंप्लीट ओवरव्यू देखा है। हमने तमाम कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस के अंदर बारी बारी यूज़ करके देखा है कि हमने पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। तो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिवाइज हो गए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे एमसीक्यूज़ होते हैं, इनमें से एमसीक्यूज़ पेपर के अंदर भी आ सकते हैं, और दूसरा इसके अंदर पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रिवाइज हो जाते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइजेज होती हैं उन तमाम एक्सरसाइजेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे।